अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 31 जनवरी है, 7 दिन बाकी हैं। 8 दिन के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और इंतखाबात से सिर्फ एक हफ्ता पहले, आज अब से चंद घंटे पहले एक बुरी खबर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाजोड़ से। वो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे थे। अभी ये कन्फ्यूजन बहरहाल मौजूद है कि वो तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट थे इस हल्के में या नहीं, लेकिन उनका कत्ल जो है वो नामालूम अफराद ने कर दिया। रेहान ज़ेब जो है उनको कत्ल किया गया। पाकिस्तान के 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इंतखाबात से ऐन पहले, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल 3 बजे एक अहम सिक्योरिटी इजलास बुला लिया है, और इस इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, आईजीज़ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनको भी बुला लिया गया है। असेसमेंट की जाएगी पाकिस्तान के इन 2 सूबों में सिक्योरिटी सिचुएशन की, और इस वक्त सवालात मौजूद हैं कि क्या इन 2 सूबों में इलेक्शंस इस बुनियाद पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसके ऊपर पोस्टपोन हो सकते हैं। ऑलरेडी इंतखाबात जिस मंजरनामे में हो रहे हैं, आज बड़ी खबर जो कि तवक्को भी थी कि आज सुना दिया जाएगा तोशाखाना केस का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है, और इस सज़ा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ के पास अब लीगल ऑप्शंस क्या हैं, साथ ही वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात आम इंतखाबात से पहले करवा लें। क्या ऐसा करने में वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज जो सिचुएशन PTI सेक्रेटेरिएट के बाहर डेवलप हुई वो भी आप सब लोगों ने देखी होगी। बाबर अवान वहाँ पर पहुँचे, उनको दाखिल नहीं होने दिया गया। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इलेक्शंस का बायकॉट कर सकती है? इस हवाले से कोई इशारा नहीं मिलता, क्योंकि ये सज़ा सुनाए जाने के बाद जो रद्द अमल आया, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि हम इस तमाम जबर का बदला जो है वो वोट से लेंगे 8 तारीख को। तो 8 तारीख को किस किस्म का मंजरनामा होगा, इन तमाम सवालात पर गुफ्तगू होगी। लेकिन आज मैं आगाज़ में आपको सुनवाना चाहता हूँ कि जैसे ही ये सज़ा का फैसला सुनाया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने किस तरीके से किया, जरा सुनिए। उसको एक खत ना लिखने पे ना अहल किया गया, उसको इलेक्शन ने लड़ने दिया, वक्त के मुखालिफ जश्न मना रहे थे। आज मैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जश्न तो नहीं मना रहे हैं, हम जश्न तो नहीं मना सकते, इसलिए हम जमहूरी पसंद लोग हैं। 4थी दफा खुदा ना खास्ता बन ही जाता है तो आपको यही पुरानी सियासत भुगतना पड़ेगा। खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा। जो सिचुएशन बहरहाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, उसमें बहुत सारे लोग चैमगोइयाँ ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जितनी मर्जी नूरा कुश्ती हो, इवेंचुअली 8 फरवरी के बाद आप एक मरतबा फिर इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा हुआ देखेंगे। एक मरतबा फिर हुकूमत साजी के लिए ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएँ, इस बात का कवी इम्कान मौजूद है। मरीम नवाज शरीफ ने इसी फैसले के हवाले से जो तोशाखाना केस में फैसला आया उसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया, वो भी ज़रा। आज एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर। आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर चोर कहते रहे, पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूं, तो मैं अपने वालिद को जेल में मिलने गई थी। नारोवाल वालों, मैं अपने वालिद को जब जेल में मिलने गई, इन्होंने मेरे वालिद को दफ्तर में जेल के आकर मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ्तार किया। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या क्या साजिश नहीं हुई, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, क्या क्या इंतकाम नहीं लिया गया, क्या क्या जबर नहीं हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए, और आज मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। उसका नाम क्या है? मोहम्मद नवाज शरीफ।
तो यह है वो माहौल जिसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। सबको मालूम है पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है। मुल्क में न सिर्फ सियासी बहरान है बल्कि आइनी, कानूनी और मुआशी बहरान भी है। ये सब शुरू किस तरीके से हुआ ये बहरान, ये हमें मालूम है। ये किस तरीके से चल रहा है ये भी हमें मालूम है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब और शायद उसके लिए एफर्ट कोई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि ये ख़त्म कैसे होगा। 8 फरवरी के बाद, इंतखाबात के बाद क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? इन सवालात के साथ आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शिराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, डॉन न्यूज़ से पे काम करते हैं, आपने इनको सुना होगा। मुझे मुस्लिम लीग नवाज़ से जो है ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, और थोड़ी देर में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की टीम के मेंबर खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। एहसान अफजल साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये जो फैसला आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अगरचे खुलकर इस बात का इजहार नहीं कर रही, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तमानियत मौजूद है, एक खुशी मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ में। और अल्टीमेटली आपको क्या समझते हैं कि आप की जो एफर्ट्स थी, मरीम नवाज साहिबा जिस दिन आई थी 28 जनवरी को पाकिस्तान, उसके बाद से उनकी तकारीर में इस बात का इजहार मौजूद था कि इमरान खान साहब जो हैं वो मंजरनामे पर, सियासी मंजरनामे पर मौजूद ना हो, तो आज आप लोगों ने तो अपना जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारा कोई टारगेट नहीं था, और खान साहब आज अगर इस सिचुएशन में हैं तो वो इस वजह से हैं कि जो उन्होंने अमाल किए और जिस तर्ज पे उन्होंने सियासत की, आज वही उनके आड़े आ गई है। देखिए, खान साहब इल्ज़ाम लगाते रहे चोर चोर का, करप्शन के इल्ज़ामात पूरी ऑपोजिशन के ऊपर लगाते रहे, बल्कि रगड़ा निकालते रहे नैब के काले कानून के तहत। लेकिन आज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये बता रही है कि करप्शन पीडीएम के दौर में कम हुई, 140 से 133 पे आ गई, 133 पे। और यही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पीएमएलएन के दौर में 135 पे थी, और हम 117 पे लेके आए, जो कम तरीन सतह थी। लेकिन बयानिया, प्रोपेगेंडा उसके बरक्स था। खान साहब जो है जहां तोशा खाना के इल्जामात दूसरों पे लगाते थे, आज खुद उनकी वर्डिक्ट उसके अंदर जो है हो गई। फिर देखें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से खेलते हुए आप पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ कि कोई पॉलिटिकल लीडर जो है डिप्लोमेटिक पेपर्स को इस्तेमाल करके लोकल सियासत को जो है अपने तूल चढ़ा रहा था। और कर क्या रहा था? नफरत की आग लगा रहा था, पोलराइजेशन की सियासत कर रहा था। तो ये सारा कुछ अगर आज खान साहब के साथ हुआ है तो उसके वो खुद जिम्मेदार हैं। यहां फिर एक और मैं कंपैरिजन करूंगा कि यहां सजाएं इसलिए नहीं दी जा रही कि पैनामा में नाम नहीं था और फिर भी आप रगड़ा निकाल दें। ये चीजें तो 25 करोड़ अवाम ने विटनेस की, इनको देखा, इनको महसूस किया, इसके एक एक कदम को देखा कि कैसे साइफर के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया, कैसे वो घड़ी का मामला निकला, कैसे मीर जाफर, मीर सादिक के नारे लगाए, कैसे पोलराइजेशन इस मुल्क की हुई, कैसे मदीना के अंदर चोर चोर के नारे लगाए, उसको कंडेम नहीं किया। और फिर जब 9 मई के वाकयात होते हैं तो ये कोई हैरानकुन दिन नहीं था कि जब अवाम के अंदर जो इश्तिहाल, जो एक अपने फॉलोअर्स के अंदर जिस तरीके से उनको मिसलीड किया कि उसका वो नतीजा निकला। तो ये आज बदकिस्मती है। देखिए, खान साहब की सियासत से खान साहब को तो चले नुकसान पहुंचा, लेकिन मैं समझता हूं जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, पूरी मुल्क की डायरेक्शन को नुकसान पहुंचा। जिस सिमत पे मुल्क जा रहा था, यहां बाकी जमातें ने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और बहुत कुछ यानी कि नुकसान करने के बाद सीखे कि हमने जो है मिलके चलना है, आपस में जो है वो कहीं दरवाजे नहीं खटखटाने। फिर खान साहब आए, और जिस तरह से खान साहब ने अपनी हुकूमत की 3.5-4 साल, जिस तरीके से बिल पास होते थे, सेनेट में नंबर पास पूरे कराए जाते थे, जिस तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन को किया, जिस तरीके से उनके अपने सदर कहते रहे कि नैपी चेंज होते रहे, तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा खान साहब की सियासत की वजह से। आज वो उन सब अपनी जिस तर्ज पे वो चले उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। इस पे हम खुशी नहीं मनाएंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जैसा किया वैसा भरा। रान साहब, मैं बहस कहीं और चली जाएगी। जाहिर है कि ये सवाल तो पीडीएम और उसकी हुकूमत के मुतल्लिक भी है
कि 252 बिल आप लोगों ने बगैर कोरम के एक अपोजिशन लेस असेंबली में मंजूर करवाए। ये भी जाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, हम सब ने इसको इस्लामाबाद में रहते हुए विटनेस किया। एंड आई एम श्योर कि इफ्तिखार शिराजी साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे कि जब कोरम पूरा नहीं था, लोग पूरे नहीं थे, 252 बिल्स तो आप लोगों ने भी पास करवाए। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो वकला की टीम है, और आप सब मिलकर भी कोई कानूनी रास्ता तलाश नहीं कर सके इमरान खान के हवाले से। ये तोशाखाना केस, इसके हवाले से आपका कॉन्फिडेंस मौजूद था कि इसमें सज़ा नहीं हो सकती। फिर आपका साइफर केस को सफ़र केस का कहते रहे, और वहाँ पर भी हमने देखा कि 10 साल कैद व मुशक्क़त और फिर ये 14 साल कैद व मुशक्क़त, ये सज़ाएँ तो हो गई। देखें, बुनियादी तौर पे जो दोनों केसेस थे उनकी हमारी पूरी लीगल टीम ने उसके बारे में पूरी अरकरेजी की। अब इन मुकदमात के अंदर कोई भी ऐसा कोई नुक्ता नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते कि ये एक केस बनता है या लीगल ग्राउंड्स पे इसके इन केसेस की फुटिंग बनती है। अब साइफर केस एक ऐसा केस जिसका ना तो कंटेंट्स मौजूद है, ना साइफर कहीं अदालती फाइल का हिस्सा था, और उसमें जब हमने उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने का जब फैसला किया है तो उसके बाद ये हुआ है कि सरकारी वकला मुकर्रर करके उसको रात 1:30 बजे उसकी तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला सुना दिया गया है। अब वहाँ हमारे हम भी मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, खान साहब खुद मौजूद हैं, शाह महमूद साहब मौजूद हैं। वो अदालत के अंदर मीडिया के सामने अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि सरकारी वकला पे उनका एतमाद नहीं है, और जो उनके अपने वकला इस वक्त अदालत में उस वक्त मौजूद थे वो जिरा करेंगे, लेकिन वो हक उनसे छीन लिया गया। ये चीज़ें तब होती हैं कि जब ये समझ लिया जाए कि ये देख लिया जाए कि अब केस खड़ा नहीं रह सकेगा, अब केस की फुटिंग नहीं रहेगी, तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि सरकारी वकला के जरिए ही वो केस को मुकम्मल किया जाए। तो आपको तो इत्मीनान होना चाहिए कि अगर आपके ख्याल में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको फॉलो नहीं किया गया और केस के ट्रायल में और प्रोसिक्यूशन के तरीक़ाकार में इतने सुकम मौजूद हैं कि पहली जिस दिन अपील लगेगी उस दिन ये केस उड़ जाएगा, तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि इस तरीके से ये केस हुआ। नहीं, देखें, इसमें खुशी की बात नहीं, निहायत अफसोस की बात है, निहायत दुख की बात है। देखें, जिस तरह एक यह ट्रायल किया गया और इसको जिस तरह चलाया गया और इसके ऊपर जिस तरह फैसला दिया गया, इससे अवाम का अदलिया के ऊपर, अदालतों के ऊपर, निज़ाम के ऊपर एतमाद ख़त्म होकर रह गया, एतमाद मजरू होकर रह गया। अब यही पूरी अगर एक्सरसाइज करनी है, अदालतों का वक्त ज़ाया करना है, अब जो बाकी लिटिगेंट्स हैं उनका वक्त इन मुकदमात की वजह से, उनके मुकदमात जो ताख़ीर का शिकार होंगे, वो तो आम आदमी का नुकसान होना है। अब झूठे बेबुनियाद केसेस की वजह से अदालतों का भी वक्त ज़ाया किया जाए और फिर उसकी वजह से आपको लगता है कि यह इसके इलेक्टोरल रीजंस हैं, इंतखाबी वजूहात हैं, 8 फरवरी से पहले ये होना था? नहीं, देखें, इसके अंदर इन्होंने 2 मकसद हासिल किए हैं। पहला मकसद इनका यह है कि अवाम को डीमोरलाइज किया जा सके, उनको यह पैगाम दिया जाए कि उनका लीडर अब दोबारा से असम्बली के अंदर नहीं आ सकता। दूसरा साथ उनका इसका जो दूसरा बुनियादी मकसद था कि खान साहब को और शाह साहब को जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उनको सजा हो चुकी है, लिहाजा वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे। तो बुनियादी तौर पर एक तो उनको इलेक्शन से बाहर रखने का या पार्लियामान से बाहर रखने का, और दूसरा अवाम को डीमोरलाइज करने का, ये 2 बुनियादी इनके मंसूबे थे, वो इन्होंने हासिल करने की कोशिश की है। सही। मैं अब ये जो डीमोरलाइज होगा नहीं होगा 8 फरवरी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर तो हम बात करें, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इफ्तिखार शिराजी साहब, आपने गुज़श्ता रोज़ मैथ्यू मिलर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान, उनसे जो सवालात हुए उसमें भी आपने कैंगरू कोर्ट्स का तज़किरा सुना होगा। कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि वेनेजुएला की कोर्ट्स को आप कैंगरू कोर्ट कहते हैं क्योंकि वहाँ पर निकोलस मडूरो के हवाले से आपका एक ख़ास पोजीशन मौजूद है। पाकिस्तान में जो प्रोसेस अडॉप्ट हुआ उसमें सुकम की निशानदेही सवालात में मौजूद थी, लेकिन अमरीकी महकमा ख़ारजा उसका मौक़िफ़ जो है कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है, अंदरूनी मामला है, अदालती कानूनी मामला है। लेकिन एक सवाल तो, अगरचे आप माहिर कानून नहीं, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल तो जहन में आता होगा कि शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो साइफर केस का मामला देख लें और यहाँ पर तोशाखाना में एक शख्स जो है वो वज़ीर आज़म था और एक उसकी अहलिया, जब सज़ा सुनाई जाती है और उस सज़ा में शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत और इमरान खान को भी, दोनों की जो ग्रेविटी ऑफ क्राइम है अगर उसको दुरुस्त भी तसव्वुर कर लिया जाए, दोनों के ओहदे मुख्तलिफ थे, नौयत मुख्तलिफ थी, और यहाँ पर भी इन दिस केस ये जो सज़ाएँ एक जैसी सुनाई गई हैं, इसका मतलब यह है कि अदालत समझती है कि दोनों का क्राइम इक्वल है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों को वो एक जितना कसूरवार समझती है कि 10-10 साल के लिए इनको भेज दिया जाए जेल।
यकीनन मेरा ख्याल में यही वो चीज़ें हैं कि जो इस सारे जुडिशल प्रोसेस के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। और फिर साथ में ये कि आज मेरे ख्याल में दूसरा दिन भी गुजर गया है और हम तवक्को कर रहे थे कि कोई इन राइटिंग में गोया कि लिखा हुआ फैसला जिसके अंदर यकीनी तौर पे कुछ उन्होंने ग्राउंड्स लिए होंगे जज साहब ने, जिस बुनियाद पे इतनी बड़ी सज़ाएँ दी गई हैं। गोया कि मुकदमा जो वो ऑफिस सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 की सब सेक्शन C और D के तहत दर्ज हुआ, जिसमें अगर हम पढ़ें तो उसमें तो लिखा हुआ नज़र आता है कि शायद अगर सज़ा दे भी दें आप, किसी पे जुर्म साबित भी हो जाए, और उस जुर्म की नौयत ये है कि आप इस तरह की किसी हसास दस्तावेज़ात जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही हो या कुछ ऐसे दिफाई राज के जो दुश्मन मुल्क के हाथ लग गए हों जिससे पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में पड़े, तो वो तो नज़र नहीं है। लेकिन अगर उसमें भी अगर आप किसी ने सज़ा देनी है तो ऐसा वो तो कोई 2 साल की हमें देखने को मिल रही है, बट ये 10 साल की सज़ा। उसके बाद कल से मैं और आप मेरे ख्याल में उस मुल्क के जो बाकी लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो उस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारे सामने आए और हम उन रीज़न्स को तलाश करें और देखें, सुने, पढ़ें कि जिसकी बुनियाद पे 10 साल की सज़ा दी गई। और बिलखसूस जो आप बात कर रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा पे तो ये एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने साइफर को घुमा दिया, गोया कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पे है। फिर आप प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, जाहिर सी बात है उनके नीचे उनका अमला है, गोया कि जो उनका आर्गूमेंट है अगर सुना जाए तो अगर ये उनके सामने लाया भी गया होगा, उसको डिसाइफर किया गया, उसके बाद उनके पास तो ट्रांसक्रिप्ट कहीं था, अब उस साइफर की जिम्मेदारी तो मिलिट्री सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पर आयद होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे और तोशा खाने में भी सूरत हाल यही है कि आप वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को तो 14-14 साल सज़ा दे रहे हैं, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी या डिवीज़न या उसके साथ उनको जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं कि जिनका ये काम था कि उन तहाइफ की उन्होंने कीमत लगवानी थी, गोया कि अगर कीमत ठीक लगी है या नहीं लगी, ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद तो किसी को नहीं बुलाया होगा ना, यकीनी तौर पे एक प्रोसेस है, उसमें शामिल लोगों को ना तो आप पूछ रहे हैं ना उनको सजाएं दे रहे हैं। सजा दे रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं और उसकी अहलिया को दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उस्मान बुज़दार के ऊपर और ये एक नेक्सस कहा कि ये मुसल्लस थी, फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और उस्मान बुज़दार, और 3-3 करोड़ रुपए लेकर तबादला किया जाता था। तो आज तक किसी डीसी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई जो 3 करोड़ रुपए देके अपनी पोस्टिंग करवा लेता था। तो कार्रवाई का जो रुख है या जो जुमले हैं, जो सियासत है, वो उस तरफ हो रही थी। एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान में तकरीबन तमाम वज़राए आज़म जो भी बड़े ओहदों के ऊपर रहे हुए लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमात हुए हैं। सो इज़ नवाज शरीफ केस, आसिफ अली जरदारी वो भी जेल में रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी मुकदमात का सामना रहा। जो कुछ पाकिस्तान के साबिक़ वज़राए आज़म के साथ होता रहा, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हो, चाहे राजा परवेज़ अशरफ हों, अब इमरान खान भी उस सफ़ में शामिल हो गए और माजी के वज़राए आज़म का भी हवाला दे रहा हूँ मैं। इस सारे केस में आपको लगता है कि कोई आप पॉलिटिक्स नहीं देख रहे कि इसके पीछे ये सियासी नौयत का केस नहीं है, सियासी वजूहात नहीं है? आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो जो ऑडियो आई थी और इस केस में आगाज में असद उमर साहब भी शामिल थे, असद उमर साहब कहाँ गए यहाँ से? और असद उमर साहब ने जैसे ही सियासत छोड़ी तो उनका जुर्म भी खत्म हो गया। देखिए, 2-3 बड़े मेजर फर्क हैं इन केस में। और जिस तरह मियां साहब का आपने जिक्र किया, मियां साहब को सजा ट्रायल कोर्ट ने नहीं सुनाई थी, मियां साहब को सजा हाई कोर्ट ने भी नहीं सुनाई थी, मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उनके पास कोई राइट ऑफ अपील भी नहीं था। यहां देखें, अगर जिस तरह कहा गया कि कोई, जिस तरह पीटीआई क्लेम कर रही है कि जी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होने दी, फलाना नहीं होने दिया, तो अगर कोई ऐसा है तो इनके पास बड़े स्टेप्स हैं जहां ये अपील कर सकते हैं इस वर्डिक्ट को। पूरा लीगल प्रोसेस इनके सामने मौजूद है। तो मैं जहां तक ये बड़ा मेजर फर्क है जो मैं समझता हूं कि हाईलाइट होना चाहिए और जो हमें नहीं मिला मौका। और दूसरा देखें, बात यह कि ये सियासी नौयत के हैं या नहीं है, उसका आप इस चीज से तयन लगाएं ना कि पनामा में जो जिन चीजों का जिक्र हुआ कि एवनग्रीन फ्लैट्स और जिसमें मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, वो तो तब की ट्रांजैक्शंस हैं जो 30-30 साल पुरानी थी। लेकिन ये जो कुछ खान साहब ने किया, ये तो वक्त हाजिर की ये सारे मामलात हैं। अगर साइफर का मामला था तो क्या पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने डिप्लोमेटिक कागज लहरा के उसके ऊपर सियासत की?
क्या किसी ने अमेरिकन साजिश की? जब आपने इल्जाम लगाया कि अमेरिकन कंस्पिरेसी है और ये इल्जाम लगाया कि फंडिंग हुई है, तो जब आप ये इल्जाम लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अफवाज पाकिस्तान, आपकी नेवल फोर्सेस, आपकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो किसी और मुल्क के साथ मिलकर सर सियासी नौयत का राना साहब सियासी नौयत का उस वक्त कहेंगे। देखें, सवाल यह है कि असद उमर साहब कैसे निकल गए इस मुकदमे से, क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 9 मई के वाकयात में भी जो उड़कर तहरीक इंसाफ से जहांगीर तरीन के सियासी घोंसले में पनाह के लिए गया, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। जिस शख्स ने भी आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिस हद तक की है, उसकी सजा इस बुनियाद पर माफ नहीं की जा सकती कि उसने एक ऐसा सियासी फैसला लिया है जो किसी को सूट करता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस फैसले का अब इम्पैक्ट 8 फरवरी के इलेक्शंस पर क्या होगा। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एहसान अफजल साहब, आप ही से बात शुरू करूंगा। मुझे बताइएगा कि एक इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, पाकिस्तान में कभी भी सिक्योरिटी के हवाले से हालात परफेक्ट नहीं रहे। आपको लगता है कि ये सिचुएशन इतनी ख़राब है कि जिसकी बुनियाद पर इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं या किए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले आज जो एक यंगस्टर था, वो पीटीआई का एफिलिएटेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, नहायत ही अफसोसनाक वाकया है और खास करके एक नौजवान को टारगेट करके मारा गया। देखें, सबसे पहले तो हर आदमी के पास हक होना चाहिए कि वो बगैर किसी लाइफ थ्रेट के अपना कैंपेन करे और उसको कोई जानी खतरा नहीं होना चाहिए, तभी वो आज़ादाना तौर पे जो है वो अपनी कैंपेन कर सकता है। तो ये नहायत ही अफसोसनाक वाकया है। ये वहाँ की जो केयर टेकर हुकूमत है, जो पुलिस है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसका फेलियर है और ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और केयर टेकर निज़ाम की कि वो इंश्योर करे कि ऐसा माहौल हो जहाँ लोग आज़ादाना तौर पे अपनी कैंपेन्स कर सकें। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन डिले होना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी जिनकी है उनको पूरी करनी चाहिए। और जहां अगर कोई खदशा शो करता है, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी जमात का हो, अगर उसको खदशा है कि उसकी जिंदगी अंडर थ्रेट है या वहां कोई और टेररिज्म के इम्कानात हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, केयर टेकर सेटअप की, ईसीपी की है कि वो उनके जहां उन्होंने निशानदेही की है उन चीजों को क्लियर करें, प्रोटेक्शन दें उन लोगों को, क्योंकि ये बड़ा अनफेयर है जो आज वाकया हुआ और काबिल मुजम्मत है कि ये जो जान आज खोई और नौजवान की जान खोई, ये बड़ा अफसोसनाक है। सही। इफ्तिखार शहज़ादी साहब, जो इस वक्त ग्राउंड्स हैं आपके सामने मौजूद हैं, इन ग्राउंड्स पर क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो 2 सूबों में पोस्टपोन हो सकते हैं? कैन दैट बी एन ऑप्शन? और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से भी कहा है कि बैलेट पेपर्स की छपाई वो अब होगी जहां पर निशानात तब्दील हुए हैं, वो जब बाकी तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स छप जाएंगे उसके बाद वक्त के मुताबिक होगी, और ना हो पाई तो उन हलकों में भी इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल को रिस्पॉन्ड करूं, थोड़ा सा मैं पिछला जो मौजूद है उसके ऊपर 1 मिनट आपसे लेना चाह रहा हूं। एक तो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रावलपिंडी में खड़े होकर किसी ज़माने में यही कहा था कि उनके कत्ल के मंसूबे वाशिंगटन में बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जब पहली बार नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा से अलग हुए थे, फारिग हुए थे मुजफ्फराबाद में, क्योंकि राना साहब तो उम्र में बड़े छोटे हैं, हमें याद है कि उन्होंने वहाँ खड़े होकर कौमी राज को अफशा किया था। उस वक्त पाकिस्तान ने कोई एटमी धमाके नहीं किए थे, बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल कर ली है, गोया कि कौमी राज था। उसके बाद अयाज सादिक साहब का जुमला, ईसा अगर आपको भूल गया हो तो मुझे तो याद है कि एक बंद कमरा इजलास में मुल्क का आर्मी चीफ ब्रीफिंग देने आ रहा है और वो फरमा रहे हैं कि उनकी टांगें काँप रही थी,
और वो कह रहे थे कि हमारे तो टैंकों के लिए डीजल ही नहीं है कि हम जंग लड़ सकें हिंदुस्तान के साथ। हवाले से नहीं था, तो मेरा ख्याल में अगर ये कौमी राज अफशा हुए और उसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। वैसे राना साहब ये आपको भी पता है कि वो किसके मुतालिक था, ये हमें भी पता है। तो मेरा ख्याल में फिर जाहिर सी बात है, इसमें तो मैं इसलिए ऐसा आपसे कह रहा हूं कि जब फैसला आएगा तो हमें वो जानना है कि वो कौन सा दिफा से मुतालिक पाकिस्तान का कौमी राज है कि जो साइफर के जरिए दुश्मन मुल्क तक पहुंचा है, वो जानना बड़ा जरूरी है। अब रह के मामला ये कि जो आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, मैं तो अब इस बात को लेकर हैरान हूं कि जब 2 सूबों के अंदर इंतखाबात को वक्त पे नहीं कराया गया था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, फंड्स नहीं है, और उस वक्त कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कि 6 माह का वक्त दरकार है और इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हमें इनपुट है कि अगले 6 माह के अंदर मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दुरुस्त हो जाएगी। 8 अक्टूबर से तो हो जाएगी। आज देखें आपके सामने है कि वो 6 माह की जो कमिटमेंट दी गई थी वो क्यों पूरी नहीं हुई, हम किससे सवाल करेंगे। और जो आप कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि सिक्योरिटी की बुनियाद पे, बल्कि जो आप दूसरी बात फरमा रहे हैं कि इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें यह कह रहा है कि उनके पास वो कागज़ मौजूद नहीं है कि जिनके ऊपर बैलेट पेपर्स की छपाई होनी है। और अब तक इतलात है कि पंजाब के अंदर 4-5 बड़े हल्के जहां पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकते, वो बाद में कराए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहेगा कि एक तरफ तो आइन की वायलेशन हुई है, हम पहले इलेक्शन को इतना डिले कर चुके हैं, आपके पास इतना बड़ा वक्त था, ये कागज़ मंगवाना, ये चीज़ें मेक श्योर करना आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्यों नहीं किया। गोया कि आप इस काम में लगे रहे कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी करते रहे इमरान खान को और फवाद चौधरी साहब को। हालांकि आपकी कुछ जो जिम्मेदारियां अलग थीं, आपने इन चीज़ों को देखना था, उन चीज़ों को देखा नहीं आपने, आप दीगर मामलात में पड़े रहे। तो मेरा ख्याल में अब लग रहा है खुदा न खास्ता कि कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, कल बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ आपको मालूम होगा कोलपुर के इलाके में, वहाँ पे तो मुझे लगता है खदशात मौजूद हैं कि इन ग्राउंड्स के ऊपर ऐसा ना हो कि 2 सूबों के हवाले से ये डिसीजन ले लिया जाए। और जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाएंगे और ये आप हालात रखेंगे कि इस मुल्क के अंदर खुद कुछ बम्बार दाखिल हो चुके हैं, इस मुल्क के अंदर जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, इस मुल्क के अंदर रॉ और बाकी एजेंसीज बहुत कुछ अपना नेटवर्क फैला चुकी हैं, तो मेरा ख्याल है फिर इलेक्शन कमीशन जब इस तरह के बयानात और इस तरह की स्टेटमेंट रखेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने तो फिर अदालतें किस तरफ जाएंगी। अदालतों को तो इस मुल्क के आम शहरी की ज़िंदगी की हिफाजत करनी है। तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ से भी यही हमें सुनने को मिलेगा कि अगर इनपुट यही आ रहा है तो फिर इसी तरफ जाना पड़ेगा कि हाँ बेशक 2 सूबों में आप इलेक्शन को मुलतवी कर दें। सही। खालिद यूसुफ, मुझे ये बताइएगा कि ये सवाल बहरहाल मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाए अमल क्या होगा, हुकमत अमली क्या होगी। बल्ले का निशान आपके पास नहीं रहा, आपके आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से आप लोगों का क्लेम्स हैं कि उनको भी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही, और हमने उसके कुछ सबूत जो हैं वो वीडियोस की सूरत में भी देखे हैं। हमारे नुमाइंदे भी मुख्तलिफ हलकों से ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनको 2 मुकदमात में अब सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो ये सवाल बहरहाल मौजूद है कि क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शंस का बाइकॉट भी कर सकती है। 8 फरवरी के हवाले से अभी तक क्या क्लियर वर्शन या मौक़िफ़ है जमात का? देखें, पहले तो जो अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई उस पर मैं मुख्तसर सा तबसरा करना चाहूँगा। कहा जाता है, अभी कहा गया कि साइफर लहराया गया और ऐसी साजिश और ऐसी गुफ्तगू की गई। अगर ये कहते हैं कि साइफर का वजूद नहीं था तो फिर साइफर केस है क्या और उसमें सज़ा क्यों सुनाई गई है? अगर ये जिस तरह बार बार ये कहा गया कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कौमी सलामती का राज अफशां कर दिया, इस तरह कर दिया। आप कहते हैं पहले तो आपने कहा कि साइफर का सिरे से कोई वजूद नहीं है, ये वैसे गुफ्तगू है। उसके बाद अब आपने आपके साइफर केस कर दिया, आप सजा सुना दी है। देखें, जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो पाकिस्तान के असल मालिक हैं, उनको असल बात का पता लगना चाहिए। और जो वज़ीर-ए-आज़म है वो आइन के तहत इस चीज़ का पाबंद है कि वो अपनी अवाम को सच बताए। और बाद में वक्त ने साबित किया कि इमरान खान की एक बात दुरुस्त थी। और दूसरी बात जो कहा जाता है कि चोर चोर के नारे लगाए, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत की जो तब्दीली थी अप्रैल 2022 में, उसके बाद यकमुश्त सारे केस एक्स पार्टी तौर पर, यकतरफा तौर पर कैसे प्रोसिक्यूटर भी आपके तैनात करदा, सारे कुछ आपके तैनात करदा और आपके सारे केस यकमुश्त खत्म हो गए, बगैर शहादत के खत्म हो गए। और इधर से हम राइट ऑफ डिफेंस क्लेम कर रहे हैं तो हमें राइट ऑफ डिफेंस भी नहीं दिया गया। और दूसरी, जहां तक इलेक्शन की बात है,
इस बात पे हम कमिटेड हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आनी है, और खान साहब की भी ये खुसूसी तौर पे उनका भी ये हमेशा मैसेज होता है, पैगाम होता है कि जो तब्दीली आनी है वो बैलेट के जरिए आएगी। आप गुज़िश्ता दिनों उन्होंने परसों गुफ्तगू करते हुए कहा कि तब्दीली के दो तरीके होते हैं, या खूनी इनकलाब होता है या बैलेट के जरिए होता है। आप खूनी इनकलाब की तरफ तो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में है, ना ही कोई ऐसी उनकी कोई उनके हवाले से कोई ऐसी उनकी कोई स्ट्रेटजी है। खान साहब की हमेशा से भी उनकी सियासत भी यही रही है कि पुरअमन तरीके से तब्दीली लाई जाए और बैलेट के जरिए तब्दीली लाई जाए। तो इसका मतलब यह है कि कोई बायकॉट नहीं होगा, और आप नेवर एवर किसी भी सूरत में इलेक्शन का बायकॉट कभी भी किसी भी सूरत में कोई ऑप्शन है ही नहीं है, आखिरी दम तक इलेक्शन में जाएंगे। सही है। साइफर वाले मामले पर राना साहब जरा आप मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइएगा कि एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, आपको लगता है कि ये उसका इख्तियार नहीं होना चाहिए कि अगर वो ये समझता है कि कोई मुल्क मदाखलत कर रहा है हमारी अंदरूनी सियासत में, अब जो जुजियात सामने आई हैं उस साइफर की, जो मैसेज असद मजीद साहब ने डोनाल्ड लू से मीटिंग की बुनियाद पर लिख कर भिजवाया था, बिलाशुबा वो था एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट, लेकिन उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी, क्या इस मुल्क के अवाम का हक नहीं है कि उनको बताया जाए कि 11,367 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक शख्स हमारे सफ़ीर को ये कह रहा है कि अगर ये वाला बंदा आपका वज़ीर आज़म रहा तो आपके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो फिर मामलात दुरुस्तगी की तरफ जा सकते हैं। इस पर अमल हुआ नहीं हुआ ये एक अलग बहस है, लेकिन क्या ये अवाम का हक नहीं कि उनको बताया जाए कि वाशिंगटन क्या कह रहा है पाकिस्तान में मुंतखब वज़ीर आज़म के मुतल्लिक? देखें, सबसे पहले तो उसी सफीर ने गवाही दी कि कोई कंस्पिरेसी या साजिश जो है उस साइफर में नहीं थी, और ये जो सफीर वहां बैठे होते हैं इनसे बीसियों किस्म की बातें होती हैं और इन्होंने हर बात को रिपोर्ट करना होता है। और अगर वो हर बात जो कॉन्फिडेंस में की जाए, जो एक एतमाद में की जाए, अगर लोकल गली गली और थड़े थड़े में उस पर सियासत होना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से पूरा जो डिप्लोमेटिक निज़ाम है वो कोलैप्स हो जाए और कोई मुल्क किसी से कोई बात ही करना छोड़ जाए। तो ये इतनी सिंपल बात नहीं है। अगर किसी ने कोई बात की भी, उसका कितना वजन लेना चाहिए है, उसका कितनी अहमियत होनी चाहिए है, ये सब कुछ देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उस बात से वो बेशक एक इतने लो लेवल बंदे ने की हो कि उसके ऊपर हम सियासत करके यहाँ थोड़े वोट बढ़ा लें और यहाँ नफरत की आग लगा लें और एक मुल्की जो आपके तल्लकात हैं उसको स्ट्रेस में कर दें। ये अगर होना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से पूरी जो डिप्लोमेसी है वो कहीं और ही चली जाए, उसका पता नहीं क्या बने। लेकिन यहाँ देखें, बात ये है, ये इतना इजी हमें इस मामले को नहीं लेना चाहिए। एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जो अगर उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनी तो जब वो ट्रांसक्रिप्ट भी अगर राना साहब से ये पूछें कि कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलासों में जो इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया और उसके बाद जो उस मुल्क के सफीर को डिमार्च किया गया, आप नून लीग उसको कंडेम करते कि ये गलत किया गया, ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखें, ये एक डिप्लोमेटिक आंसर था जो डिप्लोमेटिकली, क्योंकि उस मामले को वजीर आजम ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसको हाईलाइट किया, सलामती सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस बनाई तो उसको उन्होंने डिमार्च कर दिया। अगर वो इतना हाईलाइट ना होता तो शायद ये भी ना किया जाता, इसका जवाब ये वैसे ही इग्नोर हो जाता। क्योंकि उसका ड्रामा बनाया गया तो ये फिर उसका जवाब बिल्कुल दिया गया। लेकिन बात ये है कि आपने एक कागज को लहरा के जो उसके ऊपर कहानी बनाई और उस कहानी से मीर जाफर, मीर सादिक की पूरी एक लपेट में अवाम को लेके आपने 9 मई के वाकयात कराए, पोलराइजेशन की, और फिर आपकी ऑडियो लीक आती है कि हमने इससे खेलना है। तो आप खेल तो किसी भी चीज से सकते हैं। राना साहब आपकी बुनियादी बात से मैं इत्तफाक करता हूं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अवाम को हमें बताना चाहिए, अपने इंटरेस्ट में मुल्क एक दूसरे को सब कुछ कहते हैं, थ्रेट भी करते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से लेना चाहिए हर बंदा नहीं जानता। अगर किसी अमेरिका का इंटरेस्ट है, कोई यूनाइटेड नेशन में वोटिंग है उनके हवाले से, उनके डिप्लोमेट्स सारे अपने मुल्कों को बुली भी करते हैं, सब कुछ करते हैं कि हमारे हक में वोट दें, टेलीफोन कॉल्स भी करते हैं। लेकिन उन टेलीफोन कॉल्स को आप ओपन कर दें और उस प्रेशर को आप ना लें। अब मुल्क को चाहिए वो ना ले प्रेशर,
लेकिन उस पे आप लोकल लेवल पे सियासत कर लें, ये मेरे ख्याल से हमें इन चीजों यार, को इस सब- देखिए मैं आपकी इस बात से जरूर एग्री करता हूं कि इस बात से जरूर एग्री करता हूं कि बतौर वज़ीर आज़म, बतौर आर्मी चीफ, बतौर किसी भी सेंसिटिव ओहदे पर बैठे हुए आपके इल्म में कोई मुल्की राज आते हैं जिनसे कौमी सलामती कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, उनको लीक किया जाना नहीं चाहिए और वो जुर्म तस्वुर होता है, ये बात ठीक है। लेकिन ये डिटरमिन करना कि ये जो मज़कूरा गुफ्तगू है इसको पब्लिक करने से मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो गया है, ये बात डिस्प्यूटेड है, डिबेटेबल है। हाँ, मुझे उसमें ये बता दें, देखिए कारगिल के हवाले से मियां साहब की तकारीर मौजूद है, क्या होता रहा, एटमी धमाके करते वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हुई, पाकिस्तान आज तक यूज मेरी बात सुन करते हैं नैरेटिव में। अब राना साहब, मैं ब्रेक से पहले आपको 2-3 बातें कर देता हूं, आप उसका जवाब दे दीजिएगा ब्रेक के बाद। अब पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने इन द लाइन ऑफ फायर में जो लिखा कि किस तरीके से पाकिस्तान वॉर और टेरर का हिस्सा बना, क्या आपको धमकी आई थी जिसकी बुनियाद पर रियासत ने अपना मौक़िफ़ ही तब्दील कर लिया, यहां से जिन लोगों को भेजा जाता रहा अमेरिका, बेचा जाता रहा, वो किस तरीके से किया गया, टोमाहॉक मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग के हवाले से मियां साहब का बयान मौजूद है, कारगिल के हवाले से मौजूद है, मुंबई हमलों के हवाले से मौजूद है। नॉट जस्टिफाइंग व्हाट इमरान खान हैज डन, बट हर बंदा ये कर चुका है, डिटरमिन तो करना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं खालिद साहब, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जो है वो इसी के ऊपर टेक लेंगे आप दोनों का, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। रान साहब, तमाम सवालात का मुखातिब क्योंकि आप हैं, मैं सवालात में एडिशन करवा लेता हूं। खालिद यूसुफ साहब, आप क्या कह रहे हैं, आप भी बता दें, शराजी साहब आप भी बता दें, इकट्ठा ही जवाब दे देंगे। देखें अभी कहा गया कि सफ़ीर की गवाही आई, बाकी जितनी भी गवाहियां आई, तो मेरा पहला बुनियादी सवाल ये है, अब ये सोमवार की बात है, परसों की बात है, साइफर केस के अंदर गवाह पे जिरा होनी थी। अब जैसे सफीर और जो अहम गवाह थे उनको गवाही के लिए लाया गया, पहले अदालत एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की गई, हमें नहीं बताया गया। अब जब हम वो तलाश करके जेल के अंदर उस कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे तो सरकारी वकला और प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकला वो जिनको खान साहब और शाह साहब के बिहाफ पे अपॉइंट किया गया सरकारी डिफेंस काउंसिल, उनको कोर्ट रूम के अंदर भेज दिया गया और खान साहब, शाह साहब और हम जो खान साहब के और शाह साहब के वकला थे, हमें एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, कैदियों वाला पिंजरा था सामने, और हमारे सामने जिरा शुरू कर दी गई और वो ऐसी जिरा थी जो प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में जा रही थी, जो वो सवाल पूछे जा रहे थे जो प्रोसिक्यूशन के केस को फेवर कर रहे थे। अगर आप ये समझते हैं कि आपका केस साइफर केस एक जेन्युइन केस था और उसके अंदर कौमी सलामती जो है उसका जो कौमी सलामती जो है वो उसमें डैमेज हुई है, तो उस पे ओपन क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों नहीं करने दिया गया? मैं तो ये कहूँगा जो आपने ईसा एटमी धमाकों के वक्त मियां नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर, उनकी उस वक्त के जो अमरीकी सदर क्लिंटन के साथ जो गुफ्तगू हुई थी, उस गुफ्तगू को भी मियां साहब ने डिसाइफर किया था। गोया कि कहा गया कि पहले हमें धमकी दी गई कि ना करो, उसके बाद हमें $5 बिलियन के पैकेज का लालच दिया गया, लेकिन हम सब ठुकरा के हमने यहाँ पे एटमी धमाके किए। तो आपका ख्याल है कि ये भी हसास मालूमात थी, इसको भी अफशा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसी तरह की गुफ्तगू इधर भी तो हुई है ना। तो मेरा ख्याल में दोनों का मुवाजना किया जा सकता है। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली साथ में इसके जो आज तोशा खाना को लेके फैसला आया है, अगर कल को हवाबाजी के मिनिस्टर अपना उनके अगर की तरह ये बयान गलत साबित होता है जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के तमाम जो पायलट्स हैं वो सर्टिफाइड नहीं है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनकी जॉब्स थी वो ख़त्म हो गई, तो इमरान खान साहब का एक जो है वो फेस यहाँ पे एक समाजी कारकुन का भी है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उनको पूरी दुनिया जो है वो फंड रेजिंग वहाँ पे वो करते हैं। तो अगर उनका ये फेस डैमेज होता है और कल को ये केस सियासी साबित होता है, तो क्या आपको लगता है कि इसकी फिर डैमेजेस की कोई रिकवरी है? जी राना साहब, देखें पहले तो मैं समझा दूं कि ये मसला साइफर का क्या है। देखें ये साइफर आते हैं कोडेड लैंग्वेज में, ये कोडेड लैंग्वेज होती है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो डी कोडेड है। अब अगर कोई मुल्क उस कोडेड लैंग्वेज को, डी कोडेड लैंग्वेज भी उसको मिल गई, कोडेड भी मिल गई, तो इसका मतलब है कि उसने आपका कोड ब्रेक कर लिया।
तो जितनी आपकी कोडेड लैंग्वेज में ये डिप्लोमेटिक साइफर्स आते हैं आपके डेली बेसिस पे या जब भी आते हैं कोई कम्युनिकेशन आपके, तो वो सारी वो कोड ब्रेक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा आपने कोड किसी ने नहीं देखा राणा साहब, तस्दीक करें मेरी, नहीं आया किसी, नहीं सामने आया। नहीं वो सेक्रेटरी खारजा ने, मैं बता रहा हूं, सेक्रेटरी खारजा ने 28 मार्च 2022 को 8 मार्च भाईजान जी, वो तो हाईजैक, वो तो जिस मुल्क की एजेंसी है वो कोडेड लैंग्वेज तो आपकी बिल्कुल निकाल सकती है, वो अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके ले सकती है, ट्रांसक्रिप्ट आपने दे दी तो वो वहां तक तो पहुंच सकती है एजेंसीज, लेकिन कोड नहीं होता। जब आपने डी कोडेड लैंग्वेज भी अवाम के सामने पेश कर दी तो वो बाकी काम जिन्होंने एजेंसियों ने करना है वो कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा ब्रीच है, इट इज अ ब्रीच कि आपने जो है वो उसको डी कोड करके रिलीज कर दिया। तो कोडेड तो हाईजैक बिल्कुल हो सकती हैं वो तो, लेकिन कोड नहीं होता। अच्छा, तो ये इसके अंदर अच्छा, बहुत ये सारी डी कोडेड कौन सी मदरजात से जो अच्छा, रिलीज हुए? ना, और वैसे भी अच्छा, वैसे मैं इस पे किसी एक्सपर्ट की इस पे मैं किसी एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने को मेंशन किया था कि कितने 100 साल लगेंगे अगर इस बुनियाद के ऊपर इसको डी कोड, इस लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश की जाए। ये कोई एक्सपर्ट, मैं भी आपको बता रहा हूं कि ये आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गई और आपको वो कोडेड मिल गया तो आपने ब्रीच कर लिया, आपको पता चल गया कि कैसे करना है। इसमें एक जो मैं बात ऐड करना चाह रहा हूं, वैसे भी जब कुछ साल गुजर जाए तो पुरानी बातें कुछ मुल्क तो ऑफिशियली जो है रिलीज कर देते हैं। तो ये पुरानी अगर बात किसी ने कोई कर दी कि 10 साल पहले क्या हुआ था हकायक, उससे वो असर नहीं पड़ता। जब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से खेलते हैं, उसको आप डी क्लासिफाई किए बगैर रिलीज करते हैं, तो ये एक अलहदा मामला है। और वो अलहदा मामला है कि कोई कहे कि बिल क्लिंटन ने मुझे ये कहा और मैंने ये नहीं किया, ये दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा, सही, ठीक है। मैं फिर उस तरफ भी नहीं जा रहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मियां साहब का बयान इंडियन वकील ने किस तरीके से इस्तेमाल किया कि मुंबई हमलों के हवाले से इसी मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म ये कहता है कि रियासत को जो है वो इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि यहाँ से जाके लोग मुंबई में हमले करें। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, 8 फरवरी पर आपके ख्याल में आपका वोटर जो है वो बाहर निकलेगा या डिमोरलाइज्ड है? नहीं, हमारा वोटर जो है वो जो पहले से है वो ज़्यादा चार्ज हो रहा है। देखें, जिस तरह की नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की गई, जिस तरह नाइंसाफ़ी की गई और जिस तरह नाइंसाफ़ी करने की जाएगी आने वाले टाइम में, जो पाकिस्तान की आवाम है वो इतनी इस वक्त बाशऊर हो चुकी है, वो इतनी चार्ज हो चुकी है कि वो आम बच्चे से लेके एक सीनियर शहरी तक वो पाकिस्तान का पूरा निजाम समझ चुका है। वक्त का मैं इफ्तिखार शिराजी साहब, 8 फरवरी को आप देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट में इजाफा होगा या अब कमी होगी? मेरा ख्याल में उसके लिए एक माहौल बनाना चाहिए। अगर इस मुल्क के इलेक्शन को आपने कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना तो बड़ा ही ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करें और लोगों को आने दें बाहर, वो अपना वोट कास्ट करें जिसको भी अलग करना चाहते हैं। अदरवाइज तो मेरा ख्याल में इतनी बड़ी एक्सरसाइज का बजाय फ़ायदा होने के पाकिस्तान को बैसियत रियासत नुकसान होगा। सही। राणा साहब, कंक्लूडिंग लाइंस सिर्फ चंद जुमलों में बता दें। सियासी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसको मोर्टल कॉम्बैट बना लिया गया है कि एक फरीक मरेगा तो दूसरा जिंदा रहेगा, उसकी कोशिश होगी कि वो मर जाए, वो गेम से आउट ही रहे, जेल में रहे, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो फिर वो आपके साथ वो करेगा जो आप उसके साथ कर रहे हैं। मुल्क संभाल लेंगे 8 फरवरी के बाद? देखें, ना पीएमएलएन अदालतों में बैठ के फैसले कर रही है, ना पीएमएलएन इलेक्शन कंडक्ट करा रही है, पीएमएलएन खुद इलेक्शन लड़ रही है, ना हम जाके किसी का दरवाजा खटखटा रहे। इंशाल्लाह हम अपने मंशूर को पूरा करेंगे अगर हमें मौका मिला। इस मुल्क के अंदर से जो महंगाई का जो एक जिन आया हुआ है उसको भी तोड़ेंगे, मुल्क को माशी दलदल से भी निकालेंगे और तरक्की की राह पे लेके जाएंगे। सही, इंशाल्लाह। सही। राणा साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राणा एहसान अफजल साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब। अब तमाम नजरें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल सिक्योरिटी सिचुएशन को असेस करके क्या फैसला करता है। इंतजार करेंगे उस फैसले का, उस पर गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।